हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां से हम शुरुआत करेंगे ब्लॉक नंबर 3 के बारे में। तो ब्लॉक नंबर 3 किसके बारे में है? इंडस्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इस कंप्लीट ब्लॉक में अलग हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज के ऊपर, और यहां पे हम शुरुआत करें यूनिट नंबर 9 की। तो यूनिट नंबर 9 हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पॉलिसी के बारे में। प्रीवियस जो ब्लॉक था हमारा, वहां पे हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल डीप में स्टडी किया है ना, एग्रीकल्चर के हर एक एस्पेक्ट को समझा कि क्यों हमारी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट था। और उम्मीद है आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर की वीडियोस भी सीरीज वाइज ही, टॉपिक वाइज ही कंप्लीट की हैं, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, अगर एग्रीकल्चर के बाद कोई सेक्टर जो ऐसा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वो क्या होती है? इंडस्ट्रीज। क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें जो है वो हमारे फूड प्रोडक्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो बनाने का काम किसका होता है? इंडस्ट्रीज का होता है। यानी कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जितना इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर है उतनी ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी है और उतना ही इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर भी है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वेल डेवलप नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होंगी, तब तक हम सर्विस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच सकते। और जनरली जो भी हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो एक पैटर्न के हिसाब से ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाती है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, और फिर होता है टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर डेवलप किया जाता है। तो जब हम बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो आज भी अगर इंडियन इकोनॉमी किसी एक सेक्टर में सबसे ज्यादा लैग कर रही है तो वो है इंडस्ट्रीज। क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है ना वो डेवलपिंग नेशन पता है क्यों आती है? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ कर ली बहुत बढ़िया लेवल पे, बिल्कुल हो रखी है, ठीक है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ पास्ट डिकेड में स्टैग्नेंट है, बट ये है कि इतना है कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी कंट्री के लिए तो क्या है? सेल्फ सफिशिएंट है ही हमारी पॉपुलेशन के लिए। दूसरा, सर्विस सेक्टर भी काफी अच्छा है हमारा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत कम है, यानी कि बहुत कम डेवलपमेंट और कम ग्रोथ दिखाई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब देखना हमें ये पड़ेगा इसके अंदर कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज दिखाई, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को की डेवलपमेंट पॉसिबल हो। तो वो सब हम जो है ना डीप में स्टडी करेंगे इस ब्लॉक के अंदर। और जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की और पॉलिसी की, तो हमें इसी यूनिट में क्या करना है? डिस्कस करना है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात क्या? पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग जो है, लोगों को जॉब चाहिए, अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ कहाँ से आता है? लोग 3 सेक्टर में काम कर सकते हैं। अब यूं तो नहीं कि सारा सारा बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ जाएगा, तो ऐसे तो वो भी कोलैप्स कर जाएगा। तो जरूरत क्या थी कि और भी चीजें डेवलप हो, तो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो ताकि कुछ लोग इंडस्ट्रीज में काम करें, सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो ताकि कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम करें। यानी कि जब तक तीनों पिलर जो है ना इकोनॉमी के वो वेल डेवलप नहीं होंगे, तब तक हम एक इकोनॉमी के ग्रोथ की और डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो भी हम फिनिश गुड यूज करते हैं, कोई भी चीज हो वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई जाती हैं, तो अगर वो वेल डेवलप होंगी तो लोग जो है डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी भी दूसरी इकोनॉमी पे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आज हमारे वहाँ इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसकी कमी है। इसका मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके लिए हम डिपेंडेंट है किसी दूसरी इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, हम चाइना के गुड्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में इतने गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होते। दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? कि भले ही प्रोड्यूस होते हैं, हो सकता है मोबाइल फोन हमारी कंपनी के हो सकता है बहुत सी चीजें, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमारी खुद की कंपनी, हमारी खुद की इकोनॉमी की हो, खुद की कंपनीज के भी मौजूद हो, डोमेस्टिक कंपनी की। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? कि उनका प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो हमारे लिए क्या है? अफोर्डेबल नहीं होते। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है ना वो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए चाइना पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो जो है वो हमें चीप रिसोर्सेज, चीप फिनिश गुड जो है ना वो प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करते हैं। तो लोगों को भाई सस्ते रेट में गुड्स मिल जाते हैं, तो लोग जो है उनके गुड्स को कंजप्शन
करना प्रेफर करते हैं। तो जिस चीज की वजह से होता क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है ना वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है, और ये भी एक कारण बनती है इंडस्ट्रीज के ग्रोथ ना होने का, यानी कि इंडस्ट्रीज ग्रोथ में लैक होने का। तो ये सब कुछ जो है ना हम बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे इस सेक्टर के बारे में, और उम्मीद है आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो इंडस्ट्रीज के बारे में समझ में आ रहा है। और जब मैं बात करूंगा सर्विस सेक्टर की, तो भाई सर्विस सेक्टर दोनों पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगी, जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होगी, सर्विस सेक्टर उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रो करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री से पहले बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, क्योंकि लोगों ने अलग तरह के प्रोफेशनलिज्म के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर रखी है। ठीक है, तो देखते हैं इस पॉइंट को आगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो है डिस्कस करने हैं। अब ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास क्या आता है, इंडिकेट द ब्रॉड फ्रेमवर्क अडॉप्टेड फॉर एडवांसिंग इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि पहले तो हम इंडिपेंडेंट हो, तो बिल्कुल सही बात है, हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, हम अंग्रेजों की गुलामी से क्या हो गए, आजाद हो गए। हम सब जानते हैं हमारे रिसोर्सेज का किस तरीके से मिसयूज किया उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज थे उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट थी वो भी नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स ये आई कि हमारे जो बेसिक रिसोर्सेज थे वो हमारी कंट्री से ले जाके वो अपनी कंट्री में ले जाते थे एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, और वहां से जो भी फिनिश गुड आते हैं वो हमारे कंट्री में आके, हमारी इकोनॉमी में आके सेल करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, जिससे क्या हुआ, हमारे बेसिक रिसोर्सेज जो है वो तो एक्सप्लॉइट हुए, हमारी इंडस्ट्री कभी डेवलप ही नहीं हुई। उल्टा जो भी इंडस्ट्री चलती आ रही थी वो भी कोलैप्स करती चली गई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना फिनिश गुड बेचना यहाँ पे चाह रहे थे, यानी कि बहुत नुकसान पहुंचाया उस टाइम पे अंग्रेजों ने। तो उनकी आजादी के बाद जरूरी ये था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी क्या हो, अच्छी हो। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेवल पे भी, जिसकी बात मैंने प्रीवियस ब्लॉक में की, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और सर्विस सेक्टर के लेवल पे भी। तो उसके लिए जरूरी है था कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से काम करे, अच्छी पॉलिसीज बनाए, अच्छे इनिशिएटिव्स ले, ताकि हर एक सेक्टर जो है बूस्ट करे। क्योंकि जब तक सेक्टर बूस्ट नहीं करेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट वही आता है कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमने किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचा, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हमें मेजर फीचर्स देखने पड़ेंगे 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। एक तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1977 की और 1980 की, अडॉप्टेड ओवर ईयर्स 1956 से लेकर 1991। क्योंकि 1991 एक क्रूशियल ईयर था, इसको हम अलग से देखेंगे, जहां पे हमने एलपीजी पॉलिसी की बात भी की थी, जहां पे हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसको तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या आता है, तीसरा पॉइंट, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91। जब ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, एलपीजी पॉलिसी आने के बाद, तो उसका क्या इंपैक्ट रहा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारा बनता है तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। फिर फोर्थ क्या आता है, एनालाइज द ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, अलग ट्रेंड्स को देखेंगे इन इंडिया ड्यूरिंग मेजर फेजेस। एंड लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट द फंक्शंस एंड चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया था उसके फंक्शंस क्या क्या थे और कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को समझते हैं इस चैप्टर के, क्योंकि देखो जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ या फिर कोई भी इकोनॉमी जहां पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी, अब चाइना की बात कर लो, चाइना आज हमें दिख रहा है कितना वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वहां के नेताओं ने कोशिश की उसे वेल डेवलप करने की। हमारे वहां करप्शन ही बहुत ज्यादा रहा हमेशा से। ठीक है, तो पहले बात वही थी, पहले अंग्रेज एक्सप्लॉइट करते थे, आज के पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट करते हैं, भले ही हमने उन्हें चुना हो। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स रही, वरना एक ये मान लो आपकी चाइना और इंडिया ना बिल्कुल एक बराबर खड़ा था। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी था कि हो सकता है कि चाइना के रिसोर्सेज कम थे इंडिया से, लेकिन हुआ क्या, चाइना ने अपने आप को आइसोलेट किया। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी बाकी इकोनॉमी से हटाता चला गया और एक खुद ऐसा प्रोडक्शन हब बन के दिखाया कि भाई हम भी प्रोड्यूस करेंगे, हम सिर्फ इतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि सिर्फ अपनी इकोनॉमी का पेट भर पाए, हम बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो आज चाइना देखो एक प्रोडक्शन हब है जहां के गुड्स और सर्विसेज वर्ल्ड वाइड लेवल पे खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये
चीज हम देखते हैं। वैसे ही इंडिया ने भी कोशिश की थी, मैं ये बोलूंगा इंडिया ने ट्राई नहीं किया था, इंडिया ने भी कोशिश की थी कि हम जो है अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की, फॉरेन ट्रेड उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, मतलब एक तरह से हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग हो गए थे। हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया, यूनिक एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया, लिमिटेड कर दिया कि जिन चीजों की हाईली जरूरत है वही सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते, बाकी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही पॉसिबल नहीं था। वो तो 1991 में जब हमारी इकोनॉमी ने एक ठीक ठाक लेवल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा लेवल अचीव कर लिया, एक ठीक ठाक लेवल यानी कि हाँ उस गरीबी वाले दौर से थोड़े से जब ऊपर आ गए ना, तब जाके जब एलपीजी पॉलिसी लगाई गई, ठीक है, जहां पे हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, उसके बाद धीरे धीरे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनके रेगुलेशंस बनाने चालू किए और थोड़ा सा वर्ल्ड में और वर्ल्ड के साथ ट्रेड वगैरह करना हमने शुरू किया। उससे पहले हमारी भी पूरी स्ट्रेटजी यही थी कि हम जो है वो पहले अपने सेक्टर्स पे खुद ध्यान देंगे, इनकी ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो ऑल डेवलप्ड कंट्रीज हैव फॉलोड अ कॉमन पैटर्न, यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज रही है उन्होंने एक कॉमन पैटर्न फॉलो किया है। वो कॉमन पैटर्न क्या है? ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विच देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल आउटपुट, जहां पे जो एग्रीकल्चरल का टोटल आउटपुट है उसमें थोड़ा सा हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, और बिल्कुल डिक्रीज होगा जब हम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बारे में बात कर रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई लोग चाहिए इनके डेवलपमेंट में भी, और वो लोग कहां से आएंगे? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि हर एक इकोनॉमी के पास पहले मेन एक ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, एक ही मेजर सेक्टर था, वो था एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। अब दिक्कत क्या थी कि लोगों को वहां से हटना था, तभी तो लोग इंडस्ट्रीज में आएंगे, और कहां पे आएंगे? सर्विस सेक्टर में आएंगे, वहां जाके काम करेंगे, वहां जाके काम करके वहां पे आउटपुट बना के देंगे, तब जाके क्या होगा? लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जब हम जानते हैं कि जब इनपुट्स कम होते हैं किसी भी सेक्टर से, जब एग्रीकल्चर से लोग आ रहे हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ, तो एक तरह से एग्रीकल्चर में लोगों की कमी पड़ जाएगी, तो एग्रीकल्चर का आउटपुट तो गिरेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर का जो टोटल आउटपुट है उसमें हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, एंड अ स्टडी इंक्रीज इन शेयर ऑफ इंडस्ट्री, और धीरे धीरे इंडस्ट्री का जो शेयर है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वही सेम हिसाब है कि अगर हम एक जगह से अपना फोकस हटाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो कितना ही वेल डेवलप पार्ट क्यों ना हो, और जब बाकी जगह फोकस करेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी दिखेगी, डेवलपमेंट दिखाई देगी, क्योंकि उसने भी डेवलप करना शुरू ही किया है। तो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो गई। हाउएवर बाय 1950s इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैड रीच्ड इट्स पीक। 1950 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो अपने पीक पे आ गई, and then leveled off in all developed country. Since then share of this service sector in total output has been consistently increasing, यानी कि जैसे ऐसे लगा कि भाई अब इंडस्ट्रीज पीक पे आ रही हैं, तब लोगों को अब क्या करें भाई, एग्रीकल्चर में काम पूरा है, ठीक है, एग्रीकल्चर पूरा डेवलप है, इंडस्ट्रीज डेवलप है, तो लोग काम क्या कर सकते हैं, और जो लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सर्विस सेक्टर भी एग्जिस्टेंस में आया। फिर सर्विस सेक्टर में जो है ना वो आउटपुट जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज करना शुरू कर गया इन दीज कंट्रीज। यानी कि जब बोला ना ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा, देन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एंड देन टर्सरी सर्विस सेक्टर। तो इस तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी जो है ये पैटर्न फॉलो करती आ रही है। जब हम बात करते हैं इंडिया हैज प्रीडोमिनेटली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी, हमेशा से एग्रेरियन इकोनॉमी रही है, और इसलिए रही कि हमारी ज्योग्राफी काफी अच्छी है। यह हम सब जानते हैं कि हमारे वहां मॉनसून है, हर तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल प्लेन्स है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है ना हमारे वहां करना क्या है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज बहुत आसान है, जिस चीज की वजह से हमें जो एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि हमने हमारी वो इकोनॉमी है जो सिर्फ डेवलप हुई खेती बाड़ी की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से। प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंप्राइज्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं तो इंडिया में मेनली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो किसका था? हैंडीक्राफ्ट का, यानी कि वो लोग जो हाथों से कुछ भी बुनते वगैरह थे, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जिनको हम बोलते हैं वो। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस थी हमारे वहाँ की, क्योंकि हमारे वहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बाकी जूट वगैरह की फार्मिंग काफ़ी अच्छे से होती है, ठीक है, वूल वगैरह, वुलन क्लोथ्स। तो ऐसे केसेस में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी काफ़ी वेल डेवलप थी विद अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में फेमस थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे तक को नहीं छोड़ा, इसे भी एक्सप्लॉइट किया गया। एक्सप्लॉइट क्या गया कि वो हमारे वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आते थे, वो भी बिल्कुल चीप रेट पे अपने वहाँ ले गए, वहाँ पे जाके
जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उसे फिनिश गुड बनाए और उसे पूरी इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर महंगे रेटों पे बेचा, ताकि उनकी खुद की इकोनॉमी डेवलप हो। और यहाँ तक कि हमें भी चेप आ गया वही प्रोडक्ट कि लो भाई ये तुम भी यही करो, क्योंकि हम खुद वो चीज बना सकते रहे, हम खुद उस टाइम। अब उसके चक्कर में हुआ क्या, एक तो हमें वही प्रोडक्ट जो अंग्रेज बना रहे हो महंगे रेट में मिल रहे हैं। दूसरी दिक्कत क्या है कि जो हमारे खुद के डोमेस्टिक बिजनेसेस थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो धीरे धीरे एक एक करके इन मशीनों की वजह से, इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बंद होनी शुरू हो गई। यानी कि ना तो हमारे वहां रॉ मटेरियल बच रहे हैं, क्योंकि वो तो अंग्रेज लेके जा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके जा रही है। दूसरी दिक्कत क्या हो रही है कि जो भी इंडस्ट्रीज बनी बनाई है वो भी बंद हो रही है, यानी कि ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है और बेसिक रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रही है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे इस टाइम पे देखने को हमें मिली। ठीक है, तो ये सब क्या थे, कुछ मेजर इश्यूज थे उस टाइम के। तो इट्स प्रोडक्ट्स सच एज, अब प्रोडक्ट क्या कहते हैं उस टाइम पे, कॉटन हो गया, सिल्क फैब्रिक हो गए, ठीक है, कैलिकोज, वुडन हैंडीक्राफ्ट एंड सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, क्योंकि हम हमेशा फार्मा में भी काफी अच्छे रहे हैं, दवाइयों के मामले में भी आज भी हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री काफी अच्छी है। बहुत सी चीजों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से दवाई भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है, जो हमारी कंट्री में बनते हैं और बाकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसे बेचा जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ दवाइयाँ काफ़ी चीप रेट पे अवेलेबल होती हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। जब हम डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल कर लेते हैं उसके बाद ये चीज़ की जाती है, ठीक है, हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं बड़े लेवल पे। यानी कि ये सब चीज़ें इतने बड़े लेवल पे इंडिया में, इतने मास लेवल पे इंडिया में प्रोड्यूस होते थे कि जब डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल हो जाती थी तो बचने के बाद हम उन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे। इसके बाद क्या आता है, however the policies of British government led to decay of Indian handicraft, जिसके बाद मैंने की भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट के हाथ बांध के रख दिए। ऐसे टाइम पे तो गांधी जी ने बोला था ना कि भाई इन सब चीज़ों को हमें हटाना है, हमें कोई भी प्रोडक्ट जो है अंग्रेजों का यूज़ नहीं करना, ठीक है। दूसरा, जब हमारे पास खुद कॉटन है तो हम खुद ही जो है क्या करेंगे, अपने कपड़े खुद बनाएंगे। खादी आंदोलन चलाया उन्होंने, मैंने कि मल्टीपल लेवल पे चीज़ें की गई, ठीक है, ताकि हम जो है वो अंग्रेजों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सके, अंग्रेजों को हटा सके अपनी इंडियन इकोनॉमी से। इसके बाद क्या आता है, पॉलिसीज बिफोर 1990। 1990 और 1991 अपने आप में क्रूशियल ईयर है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि यहाँ पे एलपीजी पॉलिसी आई थी, तो इसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी पॉलिसीज किस प्रकार की थी वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, पॉलिसीज बिफोर 1990 में डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि भाई इंडस्ट्रीज एक टाइप की तो है नहीं, मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, तो उसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा उन टाइप्स में, तो हमें वो टाइप्स क्या करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे। अब इससे पहला पॉइंट क्या आता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है, जहाँ पे हम जो भी हथियार वगैरह थे वो बनाते थे। एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, तो ये हो गया पहला पार्ट। और मेनली जो ये बिजनेसेस थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा थे। हम सब जानते हैं इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी रही है हमेशा से। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, और कई बार अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों को मिले काम करना है तो दोनों मिलके भी जॉइंट वेंचर रन कर रहे हैं। यानी कि इसलिए बोलते हैं कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे जरूरत है गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे हमें वेलफेयर करना है लोगों का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर खुद जाती है और बिजनेस को रन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफेंस के मामले हैं, डिफेंस के मामले, या फिर रेल ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया जो इंडिया में एक चीप ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गई तो बहुत से नुकसान हो सकते हैं हमारी डिफेंस सिस्टम को, तो इसलिए गवर्नमेंट इन्हें खुद कंट्रोल करती है। तो ये पार्ट हो गया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और अगर कुछ सेक्टर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी चाहिए तो वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देती है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे दोनों का मिक्स्ड वर्जन चाहिए तो जॉइंट वेंचर भी आता है गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर्स का। बी पार्ट में क्या है, इंडस्ट्रीज लाइक कोल, जब हम कोल की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, स्टील की, जो हमारे अलग मिनरल्स हमें मिलते हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस एपरेटस, यानी कि जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, एंड जो हमारा मिनरल ऑयल है, ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, दूसरा टाइप डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज का। और इसमें से भी मेनली ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इसके बाद क्या आता है, सी पार्ट, इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास कौन कौन सी इंडस्ट्री थी
क्योंकि 1990 से पहले जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन पे कम से कम फोकस कर रही थी। गवर्नमेंट का फोकस कहता है हम खुद डेवलप करेंगे अपनी इकोनॉमी को, तो ज्यादातर बिजनेस गवर्नमेंट खुद रन कर रही थी। बहुत कम बिजनेस थे जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे, पर कौन कौन से थे? ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया जहां पे हम व्हीकल्स वगैरह की बात करते हैं, ट्रैक्टर्स हो गए, प्राइम मूवर्स हो गए, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो गई, हैवी मशीनरी हो गई, कोई सी मशीन टूल्स हो सकते हैं, हैवी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती है, और नॉन फेरस मेटल्स, रबर्स, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, ठीक है, सीमेंट, शुगर, सॉल्ट, पेपर एंड न्यूज प्रिंट, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ये सब जो है ना वो किसके पास थे? प्राइवेट सेक्टर के पास थे। और अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये मुझे यहाँ पे इंटरवेन करना है तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेन भी करती थी। दूसरी बात, भले ही ये बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर के पास थे लेकिन इनकी जो रेगुलेशंस थी वो भी गवर्नमेंट के पास थी। गवर्नमेंट जो है इन इंडस्ट्रीज को भी खुद से ही रेगुलेट कर रही थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। इसके बाद डी और आखिरी पॉइंट क्या है? ऑल रिमेनिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ये डिवीजन में लास्ट पॉइंट है, जो भी बाकी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो भी इसका पार्ट बनती हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे यहाँ पे 1990 से पहले पॉलिसीज कैसी थी, तो यहाँ पे हमें फॉरेन कैपिटल के बारे में भी समझना है, ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्या है, ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने ये देखा कि कैसे अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट किया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और कैसी थी हमारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद क्या क्या चेंजेस हुए 1990 से पहले, वो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। बाकी इनके बारे में डीप में स्टडी करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। और ध्यान रखना, हमेशा किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को सीरीज वाइज ही कंप्लीट किया करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप इस नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।